आप जैसे दिल्ली आए बिहार से, कुछ लेकर के नहीं आए, कोई ऐसे परिवार से नहीं है, और आप जिस जगह पे अभी पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे युवा जो बिहार से आते हैं उनका सपना होता है। आप उनको क्या मूल मंत्र देंगे, क्या उनको टिप्स देंगे? लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हैं कि क्या मूल मंत्र देंगे तो मैं 3 शब्दों को बताता हूँ जी और उसका डिस्क्रिप्शन भी मेरा अपना है जी मन की पवित्रता, जी ईमानदारी और लगन। जी। ये 3 चीज किसी भी व्यक्ति को कहीं भी पहुंचा सकता है। फिर दिल्ली बार काउंसिल में सबसे कम उम्र में चुनाव जीतना हो, इस प्रोफेशन में इतना प्रेस्टिजियस चुनाव बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का मेंबर बन रहा है। अभय वर्मा वर्सेस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। अच्छा, 105 पेज का जजमेंट है। आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप क्या समझते हैं? मेरे लाइफ का एक तो लॉ फैकल्टी के चुनाव के लिए मेरा नामांकन होना, ठीक है, मेरे अनुपस्थिति में ठीक जो है। फीस जमा हुआ मेरा, हाँ। वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट। ऐसे लोग जो वकालत कर रहे थे फर्जी डिग्री ले, ठीक है। मैंने पूरे उस समय तक के जितने भी लॉयर्स बने थे सबके रिकॉर्ड की जांच करवाई। दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी में स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष बनना हो, या फिर दिल्ली बार काउंसिल में सबसे कम उम्र में चुनाव जीतना हो, दूसरी बार में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतना हो, ऑनरेरी सेक्रेटरी बनना हो, एबीवीपी से शुरुआत करके पूर्वांचल मोर्चे का अध्यक्ष बनना हो, दिल्ली बीजेपी के मुख्य कमेटी में 4 बार उपाध्यक्ष बनना हो, दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा से 2 बार विधायक बनना, दिल्ली विधानसभा में चीफ व्हिप का भूमिका मिलना, और साथ ही साथ वकालत के पेशे में एक दमदार जाना पहचाना नाम होना। तो श्री अभय वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपको भी जी। तो सबसे पहले तो आपका ये जो लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है, किस तरीके से आप जो है राजनीति में आए और कैसे आप लीगल में अपनी पहचान इतनी बड़ी आपने बनाई? देखिए, बचपन में मैं क्रिकेट बहुत खेलता था जी। और मेरे पिताजी का कहना था कि नहीं, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है। हाँ। लेकिन मैं अपने मोहल्ले में, अपने आसपास के लोगों में बहुत लोकप्रिय था। हाँ। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हमारे मित्रों में होती थी तो वो मेरे से बैठते थे, बात करते थे, मेरा सुझाव लेते थे। हाँ। तो मेरे अंदर एक अंदर से लीडरशिप की भावना क्रिएट उसमें भी होती आप थी। कैप्टन रहते थे? हाँ, क्रिकेट में भी मैं हमेशा टीम का कैप्टन रहा। जी जी जी। और जूनियर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन जो दरभंगा में होता था, वो फाइनल तक मैं पहुंचा अपनी टीम को लेकर। और मेरे टीम के जो 14-15 खिलाड़ी थे, सब मेरे द्वारा ही तैयार किए हुए खिलाड़ी थे। कहीं किसी और दूसरे टीम से लेके नहीं। हम लोगों ने एक टीम बनाई और वो टीम लड़ते लड़ते वहाँ तक पहुँची। तो वो अब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय भी मेरे अंदर लीडरशिप का कुछ था। तो मैं लॉ एंट्रेंस दिया दिल्ली। पिताजी बोले कि कहीं भी तुम क्वालिफाई करो और जाओ। लॉ एंट्रेंस में क्वालिफाई कर गया तो फिर मैं दिल्ली आ गया। 1993 ओके, ठीक है। में मेरा लॉ एंट्रेंस टेस्ट में हुआ था। और वहाँ से मेरा ये जो कैरियर दिल्ली में चल रहा है वो शुरू हुआ। आते ही लॉ फैकल्टी का मीडियम एंड इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश। तो आते ही मुझे लगा कि भारत के निवासी हैं और पूरे देश में, बल्कि डीयू में भी सारी पढ़ाई लिखाई हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। क्वेश्चन पेपर भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है। लॉ फैकल्टी में क्या है कि इंग्लिश में ही पढ़ाई होगी, इंग्लिश में ही मटेरियल मिलेगा, इंग्लिश में ही पेपर आएगा और आंसर भी इंग्लिश में लिखना होगा। तो हमने 93 के मिड में, सेशन के मिड में, हम 2-3 दोस्त मिलके ये तय किए कि नहीं भाई, हम मीडियम और इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश को विरोध करने का एक ही तरीका है कि हम आंसर हिंदी में लिखेंगे। अच्छा।
और हमने जितना भी केस मटेरियल हमें मिला था लॉ फैकल्टी की तरफ से, उसको हम लोगों ने रात भर जग के उस पूरे मटेरियल का ट्रांसलेट हिंदी में कर लिया। क्या बात है, क्या बात है। और फिर हमारा कोई 20-30 लड़कों का ग्रुप बन गया और हमने प्रोटेस्ट के तहत हिंदी में आंसर लिखा अंग्रेजी प्रश्न पत्र पर। क्या बात है। तो वहाँ पे हमारा कुनबा बढ़ता गया। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ और मुझे रेस्टिकेट कर दिया जाए, नहीं, या फिर इस तरह का डर कुछ? डर नहीं था, क्योंकि आप तो बिहार से आए थे। और कोई ऐसा दिल्ली में एक्सपीरियंस नहीं, और आते ही इतनी बड़ी चुनौती। लेकिन मेरे संपर्क में जो लोग थे ना, वो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश से वो लैक करते थे। तो हमें लगा कि इनके लिए एक आवाज़ बनना है। क्या बात है। तब हमने ट्रांसलेट किया, ठीक है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट। आज भी मेरे को याद है कि वो नोट्स जब हमने बनाया तो शुरुआत हमने 5-6 लोगों से किया। एग्ज़ाम 30-35 लड़कों ने दिया। और जब पहला सेमेस्टर का रिजल्ट आया और उस 30 बच्चों में से 27-28 बच्चे पास कर गए। क्या बात है, क्या बात तो है। फिर वो संख्या बढ़ गई। अगले सेशन में 100 हो गए, उससे अगले सेशन में 150-200 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो हिंदी में आंसर लिखते थे। क्या बात है। तो ये एक आंदोलन खड़ा हुआ। अच्छा। और इस आंदोलन में हमारा एक ही आर्गुमेंट होता था कि भाई साहब, भारत में है तो हमें हिंदी में एग्ज़ाम देने का अधिकार होना चाहिए। हमने एक संस्था भी बनाई और हमने उस समय के तत्कालीन नेता जितने भी थे सबको चिट्ठी लिखना, वीसी को चिट्ठी लिखना, डीन को चिट्ठी लिखना। आज भी मेरे को याद है कि धीरे धीरे हमारा कुनबा इतना बड़ा हो गया कि सबने मेरे को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा दिया। अच्छा। और मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बन गया क्योंकि मैं चेस का कैप्टन था अपने कॉलेज में। ओके, ये लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली की बात कर रहे हैं। फैकल्टी में चेस का जो टीम था उसका मैं कैप्टन था। ओके। तो मैं कैप्टन्स के बीच में चुनाव होना था, सबने मेरे को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना दिया। फिर हमने अच्छा फंक्शन कराया। फिर अगला जो फाइनल ईयर था तो मेरे को स्टूडेंट यूनियन का चुनाव सब बच्चों ने मिलकर कहा कि नहीं, आपको ही लड़ना होगा। और मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे से कहा कि ये क्या कर रहे हो। अच्छा। यहाँ तुम्हें जीतने नहीं देगा। अच्छा। कोई नहीं जीतने देगा, यहाँ सब एक हो जाएंगे। और लॉ फैकल्टी में विद्यार्थी परिषद से इतर NSUI का अच्छा पकड़ था। हमेशा प्रेसिडेंट वहाँ पे उन्हीं लोगों के टीम का बनता था। तो ये बहुत बड़ी बात, मैं बीच में रोक रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप बिहार से आए और आने के बाद से आपने साहस किया कि मेरे को चुनाव भी लड़ना है। और कोई बैकअप नहीं है पीछे से? नहीं, कोई बैकअप नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं चुनाव जब बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने कहा आपको लड़ना होगा, तो एक कट ऑफ डेट होता था लॉ फैकल्टी में। लॉ फैकल्टी नहीं, पूरे DU में, कि आप अगर 16 अगस्त तक एडमिशन ले लेंगे तो आप DU के चुनाव में या कॉलेज के चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं और आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप 16 अगस्त तक एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका नाम रोल पे नहीं आएगा। ओके। तो मैं किसी कारणों से 16 तारीख तक नहीं पहुंच पाया। वो कारण ये था कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का और कालिंदी एक्सप्रेस का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कानपुर में हुआ था। ओके। और मैं ट्रेन में लेट हो गया। तो मैं ट्रेन में लेट हो गया तो 16 तारीख को शाम को 7 बजे तक फीस जमा होना था। और मेरी ट्रेन उस दिन रात में 11 बजे पहुंची। अच्छा। जो कि सुबह 11 बजे आना था। ठीक है। तो टाइम ख़त्म था, लेकिन स्टूडेंट सारे एक हो गए और उन्होंने जाके प्रिंसिपल को बोला कि तब फ़ोन का ज़माना था नहीं कि नहीं अभय को आना था, पता नहीं क्यों नहीं आया सर, हम लोग तो उसको चुनाव लड़ाने का सोच रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारी इतनी मदद कर देता हूँ, तुम फीस जमा करा दो। अच्छा। ताकि रसीद कट जाए। फॉर्म तुम कल भी दे दोगे भर के तो कोई बात नहीं। ओके। और ये लिबर्टी दे के मेरे प्रिंसिपल ने बच्चों सारे स्टूडेंट ने फीस इकट्ठा किया और वो फीस की रसीद कटी। और मैं जब आया रात को 11 बजे तो फॉर्म वॉर्म सारा भर उड़ के अगले दिन सुबह कॉलेज में जमा कर दिया गया। तो मैं चुनाव
जब मैंने ये देखा कि 50 स्टूडेंट मेरे पीछे खड़े हैं, केवल उस लैंग्वेज के आंदोलन की वजह से। हाँ, लैंग्वेज का आंदोलन और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी में जो मैंने लीड किया था, ठीक है, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। ठीक है। बहुत बड़ा मीट मैंने कराया था, पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा स्पोर्ट्स मीट हुआ था। ओके। तो वहाँ से वो क्या हुआ कि मैं तैयार हो गया कि ठीक है मैं लड़ लेता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि हम एक सामान्य परिवार के लोग थे। ठीक है। तो चुनाव लड़ने के लिए भी जो खर्चा होना था, 10-15 हज़ार रुपया खर्च हुआ था। मेरे को आज भी याद है कि बाद में एक स्टूडेंट ने हिसाब बनाया था, 9,600 रुपया का हिसाब बना था कि आपके चुनाव में खर्च हुआ। तो वो भी सब ने मिलके, एक मेरा मित्र था दरभंगा का ही, उसने अच्छी मदद करी और वो चुनाव हम जीत गए मात्र 18 वोटों से। क्या बात है, क्या बात है। तो आज भी मुझे लगता है कि वो मेरे लिए, मेरे कैरियर को दिशा देने में वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। इससे आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। लेकिन एक और ऐसी कहानी है जिससे आपके व्यक्तित्व के बारे में और भी पता चलता है। जब आप ऑनरेडी सेक्रेटरी बने और उसमें भी एक कानूनी लड़ाई आपने लड़ी, उसके बाद से बने, तो वो क्या कहानी थी? वो क्या था कि जब मैं प्रैक्टिस में आया, तो प्रैक्टिस के दौरान जब मैं अपना इनरोलमेंट कराने गया, तो पहली बार मुझे ये फील हुआ कि हम बाहर के लोगों को कितना दिक्कत है। क्योंकि मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, पास कर गया था मैं लॉ। बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, उसको हम छोड़ते हैं। बार के तरफ आए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे को 4-5 घंटा खड़ा रहना पड़ा। अच्छा। और मेरा इनरोलमेंट नहीं हुआ उस दिन। अच्छा। आप जबकि कॉलेज के प्रेसिडेंट थे उस वक्त मतलब टर्म पूरा हो गया था, पास आउट हो गए थे। लेकिन मैं ये फील किया कि मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं, मेरा कोई यहाँ परिचित नहीं है, तो मेरे को एक्सेस नहीं मिल रहा है। और बार काउंसिल मेंबर्स को देख के मेरे को लगा कि अरे भाई इनसे संपर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना बार काउंसिल, फिर मैंने पता किया कि बार काउंसिल मेंबर बनता कैसे है, तो वकीलों में से बनता है। तो मैंने उसी दिन 96 में ही डिसाइड किया था कि मुझे बार काउंसिल का मेंबर बनना है। क्या बात। और जब 5-6 साल की प्रैक्टिस हो गई और वकालत मेरा अच्छा चलता था, मैं बाय प्रोफेशन परफॉर्मर था। क्या बात। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मेरे अच्छे परफॉर्मेंस थे। तो लेकिन मन में था कि अब बार काउंसिल मेंबर बनना है। तो 2003 में चुनाव था। तो उस समय तक मेरी केवल 6.5 साल के लगभग की स्टैंडिंग हुई थी। मतलब 6.5 साल वकालत का हुआ था। तो जब मैं चुनाव लड़ने के लिए 1-1.5 साल पहले सोचना शुरू कर दिया था, तो सब लोगों ने कहा कि अरे भाई तुम किराए के मकान पे रहते हो, तुम्हें रिकॉग्नाइज कौन करेगा? अरे भाई पहले अपने आप को एस्टेब्लिश करो। तो मुझे आज भी याद है कि 2001 में, क्योंकि 2003 के अप्रैल या अगस्त में चुनाव था, मेरे को महीना याद नहीं है। तो 2001 में मैंने मकान खरीद लिया। अच्छा। मुखर्जी नगर। अच्छा। ताकि ये मैसेज हो कि मैं यहाँ एस्टेब्लिश्ड लॉयर हूँ। मैं मतलब वो वाला लॉयर नहीं हूँ कि कभी भी दिल्ली छोड़ के जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मकान खरीद के हमने एक बड़ी पार्टी दी। अच्छा। लोगों को बताने के लिए कि भाई अपना मकान है, अपना स्टैंडिंग है। और फिर जब मैं 2003 का चुनाव लड़ा, तो कोई मेरे को गिनती में नहीं रख रहा था। लगभग मेरा बैलेट नंबर 131 था। अच्छा। 131 का मतलब वो डेट ऑफ इनरोलमेंट से सीनियरिटी मिलता था। ओके। तो जो सबसे सीनियर है उसको 1 नंबर बैलेट। अच्छा। ऐसे करके 131 मतलब 150 कैंडिडेट थे। उसमें 131वें नंबर पे मेरा सीनियरिटी में आ रहा था। ठीक है। और मैं वो चुनाव जीत गया। क्या बात। और जब काउंटिंग चल रही थी, तो जितने भी महारथी थे जो कई बार से बार काउंसिल मेंबर थे, सबके डिस्कशन में अभय वर्मा था। क्या बात। कि भाई ये कैसे जीत रहा है, ये नया लड़का कैसे जीत रहा है, बार काउंसिल ये इतना कम एज। उस समय आपकी उम्र भी कोई? मेरा उस समय उम्र 30 लगभग 73 से आप जोड़ लीजिए ना। 2001 में। एक में तो वही अराउंड 30
28-29 का होंगे। 28-29 साल का मैं था। तो नहीं 2003 में 30 साल का था मैं। हाँ। तो मैं यही सब यही कहते 30 साल का लड़का इस प्रोफेशन में इतना प्रेस्टिजियस चुनाव बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का मेंबर बन रहा है। तो वहाँ झगड़ा हो गया। ठीक। झगड़ा होके सबको लगा कि कुछ बगलिंग हुई है, कुछ वोटों का हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है या मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसने कुछ ना कुछ किया है। क्योंकि इतने कम आयु का आज तक कोई मेंबर बना ही नहीं था। ठीक है। तो काउंटिंग रुक गई और लास्ट में मुझे मुकदमा डालना पड़ा। अच्छा। तो बार काउंसिल अभय वर्मा वर्सेस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। अच्छा। 105 पेज का जजमेंट है। अच्छा। 2003 और पूरा वो 3 महीने तक रोज आर्गुमेंट हुआ। संजय जैन जो आज सीनियर एडवोकेट हैं वो मेरे तरफ से वकालत किए थे। ओके। और वो केस काफ़ी इंटरेस्टिंग केस रहा। और करते करते 2004 में जाके ये जजमेंट आया कि रिकाउंटिंग नहीं होगा, जहाँ तक काउंटिंग हुआ था उसके आगे की काउंटिंग कराई जाए। ठीक है। ठीक है। तो फिर जब काउंटिंग हुआ तो अंततः मैं जीत गया। जीतने के बाद जो 25 मेंबर चुने जाते हैं दिल्ली में, लगभग 60,000 वोटर थे उस समय। तो मुझे फिर ऑनरेरी सेक्रेटरी बनाया बार काउंसिल के मेंबरों ने मिलके। 2 साल मैं ऑनरेरी सेक्रेटरी रहा। उस दौरान मैंने 2 बड़े काम किए। एक तो फर्जी डिग्री वालों को ट्रेस करके उनके खिलाफ FIR कराना। ठीक है। तो लगभग 15 लोगों के खिलाफ मैंने FIR करा। ऐसे लोग जो वकालत कर रहे थे फर्जी डिग्री लेकर। ठीक है। मैंने पूरे उस समय तक के जितने भी लॉयर्स बने थे सबके रिकॉर्ड की जांच करवाई। और उसमें से कोई 14-15 लोग निकले तो उसका मैंने उनके खिलाफ FIR किया, उनका वो लाइसेंस सस्पेंड किया। दूसरा, मेरे यहाँ बार काउंसिल में कैश डिपॉजिट था। तो मैं आज जब देखता हूँ ना UPI और ये वो ई-बैंकिंग, तो मुझे 2004 याद आता है कि मैंने उस समय कहा था कि कैश डिपॉजिट बार काउंसिल में नहीं होगा। लेकिन उस समय UPI या नेट बैंकिंग नहीं था। तो मैंने बैंक से सेटलमेंट किया कि पैसा आपके बैंक में जमा होगा और वाउचर पे आप मोहर मार के दीजिए और वो वाउचर बार काउंसिल में दिखाएंगे तो वो काम हो जाएगा। ठीक है। जैसे इनरोलमेंट कराना है तो मान लीजिए 6,000 जमा करना है, तो जाता है बार काउंसिल के अकाउंट में 6,000 रुपया कैश जमा कराता है। 4 वाउचर बनते थे। एक वाउचर बैंक अपने पास रखता था, 3 वाउचर दे दिया, एक एप्लीकेंट अपने पास रखा, एक कैश डिपार्टमेंट को दिया और एक जहां काम हो रहा है, मतलब इनरोलमेंट हो रहा है तो इनरोलमेंट विभाग को, आई कार्ड बन रहा है तो आई कार्ड वाले को, सर्टिफिकेट इशू हो रहा है तो जो पेमेंट है वो 4 स्लिप बनता था। और वो भी छपवाया बार काउंसिल ने। अच्छा। बैंक को कहा आपको कोई खर्चा नहीं उठाना, बस डिपॉजिट अगर 50 रुपया भी होगा तो बैंक में तो होगा। ये 2 बड़े रिफॉर्म्स मैंने किए और आज भी बार काउंसिल में इन दोनों रिफॉर्म्स को लेकर बहुत एप्रिसिएशन है। उसी का परिणाम था कि मैं जब दूसरी बार 5 साल का टर्म होता है, जब दूसरी बार मैं बार काउंसिल का चुनाव लड़ा तो पूरे दिल्ली में तब तक का जो भी हिस्ट्री था वोटों के मामला में सब ब्रेक हुए। नंबर 1 पे मैं जीत के आया और वो रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर आप जब इतने एक्टिव थे लीगल फील्ड में, उसके बाद से कैसे ट्रांजिशन राजनीति की तरफ हो गया? हुआ क्या कि जब मैं बार काउंसिल दूसरी बार जीता और नंबर 1 पे जीता तो उस समय के बहुत ही लीडिंग लॉयर थे श्री अरुण जेटली जी। तो चूंकि मैं विद्यार्थी परिषद बैकग्राउंड से आया था और 2004 में भी जब मैं जीता था तो उस समय उन्होंने मेरे को बुला के मिला था कि तुम ABVP के कार्यकर्ता हो तो तुम्हें हमारे संपर्क में रहना चाहिए। अच्छा। तो वो हमेशा मेरे को फॉलो करते थे। क्या बात। मैं स्वभाव से थोड़ा जो काम मुझे मिलता है मैं उसी में लीन रहता हूँ। तो बार काउंसिल का काम था तो मैं सुबह से शाम तक बार काउंसिल के लिए जीता था, बार काउंसिल के बारे में सोचता था। क्या बात है। तो मेरा आना जाना कम रहता था। तो उनके यहाँ से अक्सर फ़ोन आ जाता था कि अरे भाई क्यों नहीं आते तुम।
तो अरुण जी ने फिर मेरे को, जब दूसरी बार मैं जीता तो फिर उनका फ़ोन आया कि अरे 1 नंबर पे जीत के आए हो, यहाँ इतने बड़े बड़े वकील, इतने धुरंधर लोग हैं, उनके बीच में 1 नंबर से जीत के आ रहे हो। बहुत बड़ी बात है भाई ऐसे नहीं होगा, आप हो गया, बार काउंसिल की पॉलिटिक्स बहुत हो गई, अब तुमको भाजपा में काम करना है। और उन्होंने उनके आशीर्वाद, ये कब की बात होगी? ये 2009 की बात है, ठीक है, 9-10 की बात है। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले मैं बीजेपी में सक्रिय हो गया था, लीगल सेल और ये सब में मैं काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम फील्ड पॉलिटिक्स में आओ। और उनके आशीर्वाद से मैं दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ठीक तो है। फिर मैं वहाँ लग गया। फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए? हाँ, और मैंने पूर्वांचल का काम पूरे दिल्ली में खड़ा किया। हाँ। मुझे याद है कि मैं अपने टेन्योर में लगभग 100 दिन का प्रवास किया हूँ। अच्छा। पूरे दिल्ली में, बदरपुर से लेके नरेला, बुराड़ी से लेके किराड़ी, अच्छा। कोई ऐसा कंस्टिट्यूएंसी मैंने नहीं छोड़ा जहाँ मेरा प्रवास ना हुआ हो। ठीक है। और वहाँ से मैंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल विंग को खड़ा किया। क्या बात। खड़ा करने के बाद कई लोग मैंने, तो इसमें तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो रह गई होगी, उसमें प्रैक्टिस देखिए, हमारा तो मेन जो कोर है वो मेरा प्रैक्टिस ही है। लेकिन मैं जो वकालत करता था ना, वो भी बड़ा सेंटिमेंट जोड़ के करता था। लोग कहता है कि वकालत में लॉ चलता है, लेकिन मैं एकदम आत्मसात कर लेता था। किसी भी कोई क्लाइंट आया ना, तो उस क्लाइंट के प्रॉब्लम ही लेके आता है लोग, उस प्रॉब्लम को मैं अपना प्रॉब्लम मान के उस हिसाब से इंडल्ज होके मैं केस लड़ता था। तो मेरे रिलेशन क्लाइंटों से बहुत अच्छे बन गए, घरेलू संबंध बन गए। तो मुझे जो कंपनी आते थे, जो भी क्लाइंट आते थे, तो वो अपने कंपनी में मेरे को रिटेनरशिप दे देते थे। अच्छा। जैसे उनका काम हुआ, वर्मा जी हम आपको नहीं छोड़ रहे, आपका 10,000 रुपया महीना फिक्स है, आपसे कोई दिक्कत होगा मेरा ऑफिस संपर्क करेगा, आप एडवाइस कर देना। ऐसे मैंने कोई 10, 15, 20 कंपनियों से, ठीक है, या प्राइवेट क्लाइंटों से मेरे रिलेशन बन गए। और उन लोगों ने बीड़ा उठा रखा था कि भाई अभय जी को रिटेनर, आज भी कई लोग मेरे को रिटेनरशिप देते हैं। क्या बात है। कि भाई ठीक है, आप अब तो कम समय देते हो, लेकिन आप फ़ोन पे एडवाइस तो दे रहे हो हमें। कोई दिक्कत हमारे ऑफिस में होता है तो आप बता देते हो ये कर लो, तो हमारे लिए वो एसेट है। तो उस कारण से मेरी वकालत कभी भी कमज़ोर नहीं हुई। हाँ, कोर्ट में अपीयरेंस कम हो गया, जूनियर्स मेरा काम देखने लगे शुरुआती दौर में। जब मैं बीजेपी में सक्रिय हुआ, मतलब मुझे आज भी याद है कि 17-18 तक तो मैं फुल स्विंग में वकालत किया हूँ। ठीक है, ठीक है। 18-19 में जाके मेरी वकालत थोड़ा सा डाउन हुआ, थोड़े जूनियर कम हुए, और कोविड में आके मेरा सारा 2020 में मैं विधायक बन गया, और कोविड में मेरा काफ़ी क्लाइंटेल कोलैप्स हुआ, क्योंकि वो इकोनॉमिकली थोड़ा कमज़ोर हो गए, फिर उनका काम भी थोड़ा ढीला पड़ गया। तो 20-21 में जाके काफ़ी मैं डाउनफॉल हुआ मेरे वकालत में। लेकिन आज भी मैं मतलब कोर्ट नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन एडवाइस पूरा करता हूँ। और मेरी वाइफ एडवोकेट है। अच्छा। आज वो स्टैंडिंग काउंसिल है यूनियन ऑफ इंडिया की हाई कोर्ट में। अच्छा। और मेरी जो बिटिया है बड़ी वाली, वो भी लीगल प्रोफेशन में आ गई है। क्या बात। तो कुल मिला के अब सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आपको ये टिकट मिलने की कहानी है 2020 में, तो उसकी क्या दिलचस्प कहानी, कैसे मिली, किस तरीके से? आजकल युवाओं कहते हैं पैसे लेकर, या बहुत सारी कहानी चलती। हमारे पार्टी में कार्यकर्ता का पूरा मान सम्मान होता है, और 2013 में भी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मैं हार गया था बीजेपी के टिकट। हाँ, बीजेपी के टिकट पे मैं चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं रह गया था। तो फिर 2015 में जब चुनाव हुआ तो मुझे टिकट नहीं मिला। ठीक। तो लगभग लोगों ने मान लिया था कि इनका पॉलिटिकल जो ये खत्म हो गया, हाँ, ये समाप्ति पे है। लेकिन मैं एज ए वर्कर लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा था, और लगातार उस सीट को ग्रूम कर रहा था, क्योंकि लक्ष्मी नगर सीट बीजेपी कभी भी नहीं जीती।
बिल्कुल फैक्ट। पिछले किसी भी चुनाव में 2020 से पहले बीजेपी जीती ही नहीं थी। तो मेरे लिए अरुण जी ने मेरे को वहाँ भेजा था कि आपको लड़ना है, आपको डॉक्टर वालिया का ये गढ़ को समाप्त करना है। तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं इस सीट को इतना ग्रूम करूं कि ये सीट भाजपा के पक्ष में आए। तो जब 2015 में टिकट नहीं मिला तो मैंने अपनी वो जो जील जो था मेरे अंदर कि मुझे इस सीट को ग्रूम करना है, वो मैंने रोका नहीं, क्योंकि 15 भी भाजपा हार गई थी। हार गई थी। तो मैं ग्रूम कर रहा था, तो ग्रूम करते 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 क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे मैं क्या कर रहा हूँ वो दिखता है। तो जब टिकट का फैसला होने गया तो मेरे से बड़े बड़े दावेदार इसलिए धाराशायी हो गए कि जब ऊपर के नेताओं ने प्रोफाइल चेक किया तो उनको लगा कि ये आदमी जमीन पे काम कर रहा है और ये आदमी वैसी सीट मांग रहा है जिस सीट पे कभी भाजपा जीती नहीं, और ये पार्टी का बहुत कर्तव्यनिष्ठ वर्कर है। इसको जहां हम भेज देते हैं वहां चुनाव में चले जाता है, जिस काम में लगा देते हैं उस काम को पूरी ताकत से करता है। तो क्या दिक्कत है, इसको दे दो ये टिकट। तो 2020 में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा था। हाँ, लेकिन फिर भी लक्ष्मी नगर सीट ऐसी जिसको आप जीत करके आए। और मैं आपको बताऊं, आज भी मेरी जो दूसरी जीत हुई है उससे बड़ी जीत मैं 20 की ही जीत को मानता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि वो गेटवे था, क्रैक करना था कि लक्ष्मीनगर भी भाजपा जीत सकती है। जीता मैं 880 वोट से लेकिन मुझे आज भी याद है कि वो जीत और उस जीत की जो खुशी है वो मुझे नहीं लगता है कि अब कभी भी प्राप्त होगा। क्योंकि जीत का स्वाद तो चखे ही है, लेकिन उस समय मुझे आज भी याद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कहा जाके रिसर्च करो कि पूरे दिल्ली में बीजेपी की इतनी बड़ी हार हो रही है, उसके बावजूद भी लक्ष्मीनगर सीट बीजेपी कैसे जीत गई। जो सीट हम कभी नहीं जीते वो जीत गई और पूरी दिल्ली हार गए। बिल्कुल सही। तो पर्यवेक्षक आए थे, पूरा रिसर्च हुआ था और वो जाके फिर उस पे पार्टी ने काम किया तो 25 में हम देखिए 48 सीटें जीत के आए। बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, थोड़ा कंट्रोवर्सी है इस पे, और चूँकि आप वकालत के फील्ड में भी रहे हैं और आप पॉलिटिक्स में भी हैं। एलजी साहब का एक नोटिफिकेशन आया था जिस पे वकीलों ने बहुत स्ट्राइक किया था। नोटिफिकेशन ये था कि भाई पुलिस को जो है अब कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने थाने से ही वर्चुअल तरीके से अपीयर हो सकते हैं। इस पे आपको क्या लगता है, ये सही है? देखिए, एलजी साहब के नोटिफिकेशन पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जी कि उनका नोटिफिकेशन जो भारतीय न्याय संहिता है जिसमें प्रोसीजर बताया गया है उसमें तो ये कहा गया है कि टाइम कंजम्पशन को बचाने के लिए, चूँकि एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी थाना छोड़ के कोर्ट में जाता है, उसका नंबर आता है, पूरा दिन खराब होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा रहे और कोर्ट का भी प्रोसीडिंग ठीक से चले तो वो थाने से ही अपना वो विटनेस अपना कराए। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि क्रिमिनल केस में या सिविल केस में जो वाइटल विटनेस होता है, जिस विटनेस से उस केस का फेट डिसाइड होना है, वो उसको विटनेस बॉक्स में ही आके अपना गवाही देना चाहिए, ना कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दे। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसके ऊपर कोर्ट का जो एक प्रेशर है, एक जो साइकोलॉजिकल ट्रुथ निकालने के लिए जो एक वातावरण कोर्ट के अंदर बनता है, उससे वो दूर रहेगा और फिर वो झूठ को भी अच्छे से सच के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। तो मैंने भी ये अपना पक्ष रखा है अपने पार्टी के बीच में, और इसी के कारण से उस पूरे ऑर्डर को सस्पेंड किया गया है और ये कहा गया है कि हम बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि इस विषय पे कोई बीच का रास्ता निकलेगा। मेरा अपना भी सुझाव है कि जैसे मान लीजिए एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लाना है, उसके लिए 4 लाइन का स्टेटमेंट होता है, या सीजर मेमो को रिकॉर्ड पे लाना है, उसके लिए 2-2, 4-4 लाइन का स्टेटमेंट होता है। ऐसे स्टेटमेंट्स
स्टेटमेंट्स के लिए जाने की जरूरत नहीं है। या कई बार कोर्ट आदेश देती है कि SHO अपीयर हो, क्यों नहीं केस में विटनेस आ रहे हैं, क्यों नहीं ये आ रहे हैं, तो अब वो कोर्ट आए और आके बताए, इससे अच्छा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बता दे। लेकिन जो वाइटल विटनेस है, जिस विटनेस के कारण को केस का फेट डिसाइड होगा, या किसी कारणों से एक्यूज का वकील कहता है कि ये विटनेस बॉक्स में आने चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका क्रॉस से नहीं संभव है, तो कोर्ट को तुरंत अलाउ करके बुलाना चाहिए। हार्ड एंड फास्ट ये नियम होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही करिए, तो कहीं ना कहीं न्याय दिलाने में दिक्कत होगी। 2020 में आपके ऊपर आरोप लगा फायर ब्रांड नेता के तौर पे तो जाने जाते हैं, लेकिन ऐसे नारों के लिए आरोप लग गया आपके ऊपर कि आप जो है बहुत एंटी मुस्लिम्स या इस तरीके के नारों को देखिए, मैंने कई बार कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। मैंने ये भी कहा है कि मैं स्वयंसेवक हूँ जी, और मैं अपने धर्म में बहुत विश्वास करता हूँ और मैं अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरा किसी दूसरे धर्म से कोई दुराव नहीं है। मेरा मुस्लिम समाज से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है। ठीक है। वो एक हुआ क्या था कि 2020 के चुनाव जीतते ही आंदोलन मुस्लिम समाज के लोग चला रहे थे नागरिकता को लेकर, और वो जो नया एक बिल आया था NRC वगैरह को लेकर, तो उसको लेकर एकदम से हल्ला हुआ कि जिस तरह से शाहीन बाग में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम के बैठे हुए हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन लक्ष्मी नगर में विजय चौक पे आ रहे हैं बैठने। ठीक है। और उससे पहले कोई 15-20 मुस्लिम समाज के लोग टोपी उपी पहन के उस मार्केट में घूम गए। तो मार्केट के लोग दहशत में आ गए और सबने अपने शटर को बंद कर लिया। तो मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब सारे शटर गिर गए हैं और यहाँ भी लोग आ रहे हैं बैठने। तो मैं वहाँ गया ये दुकानदारों को समझाने के लिए कि आप ऐसी गलती मत करो, आप अगर शटर बंद कर लोगे तो कोई आके बैठ ही जाएगा, इसलिए शटर उठाओ। वो मैंने जब शटर उठवाने शुरू किया तो मेरे साथ भीड़ इकट्ठा हो गई। ठीक है। भीड़ इकट्ठा हो गई तो उस दिन ही एक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को गोली मार दिया था कोई दंगाई घर में घुस कर। तो उसका आक्रोश लोगों के अंदर था। उसमें कुछ लोगों ने, जिनको मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता, ठीक है, वो कहाँ से आए थे, किस मोटिव से आए थे, और वो आके नारेबाजी किए, जो मैं अगर उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो मैं पीछे मुड़ के रोक रहा हूँ। मैं रोक रहा हूँ और भारत माता की जय ये सब तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जब कुछ आपत्तिजनक नारे लगे तो मैं पीछे मुड़ के ऐसे ऐसे किया हूँ, अरे भाई छोड़ो। लेकिन उसको हमारे विपक्ष के एक नेता ने उस वीडियो को ट्वीट करके माहौल ख़राब करने का कोशिश की है, लेकिन लक्ष्मी नगर में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इतने सालों में आपके ऊपर कोई दूसरे आरोप नहीं लगे और कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वो वक्त ऐसा था जिस वक्त में जो है एक क्लिपिंग है, मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि यही एकमात्र है जो आपके ऊपर आरोप। ये विपक्ष का सोचा समझा रणनीति था। वो चाहते थे कि मैं कट्टरपंथी दिखूं, मैं ये दिखूं, लेकिन सत्य तो ये है कि हम हिंदू समाज के लोग हैं। हमसे ज़्यादा सहिष्णु कौन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो मैं कुछ आपसे थोड़ा क्विकली अब कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? वॉक करता हूँ 1 घंटा। अच्छा। हाँ, मैं 6 बजने में 5-10 मिनट देरी रहता है तो मैं बेड छोड़ देता हूँ। ठीक है। और 7 बजे तक जितना देर पहले, मैंने 6 बजने में 5-10 मिनट पहले निकला तो 7 बजने के 10 मिनट पहले तक पूरा वॉक करके अपने घर। और जिस दिन आपको ऑफिस नहीं जाना, कोई काम नहीं है, संडे का दिन हो, उस दिन कैसा रहता है? नहीं, मेरा कोई संडे मंडे नहीं है। अच्छा। मेरे पास काम है तो संडे भी है, रात को 12 बजे भी है, 2 बजे भी है, और सुबह 8 बजे से भी है। अच्छा। मेरे लाइफ में कोई छुट्टी नहीं है। हाँ,
कभी 2-3 घंटा मौका मिलता है तो घर पे बिताता हूँ। ठीक है। और आप जैसे दिल्ली आए बिहार से, कुछ लेकर के नहीं आए, कोई ऐसे परिवार से नहीं है, और आप जिस जगह पे अभी पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे युवा जो बिहार से आते हैं उनका सपना होता है मैं वकालत में जाऊँ, मैं भी कुछ करूँ, फिर राजनीति के क्षेत्र में आऊँ, ऐसा सोचते हैं। आप उनको क्या मूल मंत्र देंगे, क्या उनको टिप्स देंगे? देखिए, मूल मंत्र तो हम कौन होते हैं देने वाले। नहीं नहीं, आप तो कर्तव्यनिष्ठ होना जी हर व्यक्ति का परम धर्म है जी। लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हैं कि क्या मूल मंत्र देंगे तो मैं 3 शब्दों को बताता हूँ जी, और उसका डिस्क्रिप्शन भी मेरा अपना है जी मन की पवित्रता, जी, ईमानदारी और लगन। जी। ये 3 चीज़ किसी भी व्यक्ति को कहीं भी पहुंचा सकता है। मन की पवित्रता का भाव ये है कि कई बार आप कोई बात बोलते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ निकलता है। आपके मन में क्या है? हमने कहा कि फलाना व्यक्ति गंदा है, तो मेरे मन में भाव क्या है, गंदा का मतलब क्या है? तुमने तो मेरा कैरेक्टर पे क्वेश्चन लगा दिया। बात बदलने के लिए लोग कह देते हैं। तो मन की पवित्रता होनी चाहिए। सही है। मन में कुछ है, मुंह से कुछ और निकल रहा है, व्यवहार में कुछ और दिख रहा है, तो ये चीज़ें आदमी को किसी से जुड़ने से रोकता है। बिल्कुल। तुरंत घबरा जाता है आदमी का, अरे ये आदमी सस्पिशियस है। तो मन की पवित्रता वो है। ईमानदारी यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईमानदार आप रहिए। ठीक है। सफलता विफलता मायने नहीं रखता। ठीक है। आपकी ईमानदारी मायने रखती है। मैंने बताया ना कि 2013 का चुनाव में हारा, तो मैंने पलट के नहीं देखा कि मैं क्यों हार गया। आप लगे रहे और ईमानदारी से लगे रहे। लगने के लिए नहीं लगे रहे, नेताओं को दिखाने के लिए नहीं लगे रहे, बड़े नेताओं को खुश करने के लिए नहीं लगे रहे, ईमानदारी से क्षेत्र में लगे रहे। और तीसरा लगन। अगर आपके अंदर लगन नहीं है, अगर आप डिवोटी होके काम नहीं करेंगे, आप इसलिए काम कर रहे हैं कि मुझे विधायक बनना है, आप इसलिए काम कर रहे हैं कि मुझे बड़ा लॉयर बनना है या जज बनना है, तो नहीं। लगन मतलब पैशन, मतलब आपको उसमें घुट जाना है, पिल जाना है। क्या बात है, क्या बात तो है। मन की पवित्रता, ईमानदारी और लगन, ये मेरा मोटो है और पंचलाइन है। इसको जो फॉलो किया उसको जीवन में विफलता नहीं मिलेगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। सफल व्यक्ति ही हो। बहुत बढ़िया। आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप क्या समझते हैं? मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट अगर आप मेरे से पूछिए जी, तो एक तो लॉ फैकल्टी के चुनाव के लिए मेरा नामांकन होना। ठीक है। मेरे अनुपस्थिति में जो फीस जमा हुआ मेरा, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है पहला। क्या बात है। क्योंकि मेरे फादर ने मुझे 15,000 रुपये का एक ड्राफ्ट बना के दिया था कि तुम जाके कोचिंग करोगे और सिविल्स की तैयारी करोगे। और वो ड्राफ्ट एज इट इज़ रखा ही रहा। बाद में मैं वो जाके फादर को वापस किया, जिस पे वो नाराज़ भी हुए थे। तो एक तो वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। दूसरा टर्निंग पॉइंट है 2020। ठीक है। 2020 तक मैंने दिल्ली में जितनी भी कमाई की थी, मेरे मुखर्जी नगर में मकान थे, मेरे साउथ गणेश नगर में मकान थे, मेरा बुराड़ी में ज़मीन था, ये सब बिक चुका था। अच्छा। मेरे जितने भी बैंक बैलेंस थे सब खत्म हो चुके। अच्छा। अच्छा। आप मेरा 2020 का एफिडेविट निकालेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं कहाँ खड़ा था। सब कुछ, जितनी भी कमाई मैंने लीगल प्रोफेशन के माध्यम से की थी, वो सब समाप्त हो चुका था। ठीक है। और वो चुनाव मेरे जीवन का आखिरी चुनाव था, टर्निंग पॉइंट था। अगर वो मैं हार जाता तो शायद अभय वर्मा का सितारा जो है वो समाप्त हो जाता। बिल्कुल। लेकिन मैं जीत गया, तो वहाँ से मेरा करियर फिर एक दिशा। तो लगता है कि आपका वो पवित्र मन, आपका मेहनत, लगन, और जो आपका ईमानदारी, वही काम आया। और तभी इतने कम मार्जिन से भी जो है आप जीत पाए। मैं 2025 में अपने ईमानदारी के कारण जीता हूँ।
2025 के चुनाव में एक दिग्गज को मेरे खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ाई, हाँ। लेकिन फिर भी मैं जीत गया। कोई पॉलिटिकल पंडित मानने के लिए नहीं तैयार था कि अभय वर्मा जी ये चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मुझे भी मालूम है। मैं भी, चूंकि लक्ष्मी नगर में ऑफिस है, तो मैं भी ये सेंस कर पाता था कि इस तरह का वातावरण था, लेकिन बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ कि आप जीत के आ गए। हाँ, ये और तो जीत के भी मैं साढ़े 11,000 वोटों से जीत के आया। तो वो जो मेरा मोटो है, मन की पवित्रता, ईमानदारी और लगन, वही काम आया मेरे। आप लाइफ में विफलताएं बहुत आती हैं, उससे कोई डील करने का तरीका, कैसे डील करते हैं? देखो, मेरे से अगर आप पूछो, मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ जी। और मेरे को तो कई बार लोग कहता है कि भाई आप राजनीति के लिए हो ही नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि सेटबैक तो बहुत लगते हैं, और ऐसे ऐसे समय पे लगता है जब लगता है कि अब तो कोई सेटबैक लगने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको अभी का उदाहरण दूँ, जब ये चुनाव में जीत के आया तो सब जगह से फ़ोन आ रहे थे कि आप चीफ मिनिस्टर बन रहे हो। अरे चीफ मिनिस्टर नहीं बनोगे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बनोगे ही। बिल्कुल। और मंत्रालय तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जब पार्टी ने तय किया तो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल। तो सबको लगा कि ये क्या हुआ, बिल्कुल, मतलब टॉक ऑफ टाउन था। मैंने स्थिति ये बन गई कि कंस्टिट्यूएंसी में मेरा निकलना मुश्किल हो गया। जिससे मिलो, भाई आपका कैसे गड़बड़ हो गया, आप तो सीनियर मोस्ट आदमी हो, आप दूसरी बार विधायक बन के आए, आप तो उन 8 विधायकों में से हो, आपको क्यों नहीं बनाई पार्टी? तो जिनको पूर्वांचल से बनाया गया, शायद उनके बारे में लोग नहीं सोच रहे थे। हाँ, वो ठीक है, अपना भाई है, मेरे टीम का उपाध्यक्ष रहा है वो जी, वो अलग विषय है। लेकिन मैंने ये देखा कि मैं शांत सौम्य और अपने काम पे लगा रहा, तो पार्टी एकदम से निर्णय ली कि अरे भाई नहीं, अभय जी छूट गए, इनको मुख्य चीफ विप बनाओ। जी। और चीफ विप भी मतलब एक बहुत प्रेस्टिजियस काम का सिस्टम है। मतलब विधानसभा जो चलता है वो हाउस इन ऑर्डर रखने का काम, जी। सीएम और स्पीकर के बीच संवाद रखने का काम जी। कहीं ना कहीं चीफ विप के पास है, और मैं इस काम को भी बखूबी निभा रहा हूँ। और कई बार, मैं तो लाइटर मोड में बता रहा हूँ कि कई बार तो मंत्री जी भी कहते हैं कि भाई मैं भी चीफ विप बन जाता तो अच्छा था। जी। तो अच्छा है, जीवन में ये सब आते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने मोटो पे रहेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, भविष्य के क्या योजनाएं हैं, आप क्या प्लान कुछ है, कहाँ पहुँचने के लिए कोई ऐसा विजन है? देखिए, लक्ष्य तय करके लक्ष्य पे पहुँचना, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में, मुझे लगता है कि ये डिफ़ॉल्ट करेंगे। ठीक है। सतत कार्य करते रहिए। जी। आपके पास आज लक्ष्मी नगर की जिम्मेदारी है, तो लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए जीते रहिए। जी। और मेरे तो लक्ष्य हैं कि 2030 आने से पहले लक्ष्मी नगर की कोई गलियां नहीं छोड़ेंगे, सारी की सारी गलियां बनवानी है। क्या बात है। हर घर में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचाना है। यमुना के किनारे असीता ईस्ट पार्क बना दिया गया। अब पार्किंग की बहुत समस्या है लक्ष्मी नगर में। पार्किंग के लिए भी प्रयासरत हूँ। 2-3 मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए। ऐसे कई कार्य मैंने जिम्मा उठाया हुआ। अभी ट्रैफिक कंजेशन समस्या था, मैंने रेड लाइट फ्री कराया है। जीत के आते ही पहला काम ये किया। तो लक्ष्मी नगर के लोगों के लिए सतत काम करते रहना। और जी। आपको पता है जी, जो होना होगा वो प्रभु ने रच रखा होगा। जी। तो प्रभु जो रच रखे हैं उसको स्वीकार करना है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।